हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित रहेगा, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्टिंग से विथ नोट्स प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के जो पिता हैं वो कौन माने जाते हैं। तो हिस्ट्री के पिता माने जाते हैं आपके हेरोडोटस। फिर हमारा जो दोस्तों इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसी को हम पढ़ेंगे कि वो 3 भाग जो हैं कौन कौन से हैं, जिसमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास को जो है डिवाइड किया हुआ है। इनमें से हमारा जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम प्री हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है होता है दोस्तों, कि इस काल के न कोई पुरातात्विक साक्ष्य और न ही लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि जिस काल के हमें न कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और न ही कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में हमारा पाषाण काल आ जाता है। पाषाण काल का मतलब है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय, यानी कि पत्थरों वाला समय जो है दोस्तों, वो आपका प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण बनेगा। इसमें जो है दोस्तों पाषाण काल में आपको पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जिसे हम कहेंगे कि ये प्रागैतिहासिक काल का समय था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को ही हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि भी इस काल के लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जिस काल के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए हमारा आ जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से हमें कुछ लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन दोस्तों हम उसे अब तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम इसको जो है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण मानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों आपका हिस्टोरिकल एज होता है। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको दोस्तों पढ़ा भी गया है। यानी कि यहाँ से हमें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जो है दोस्तों इतिहास का पता चलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है, जिसको हम कहेंगे ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में आपका वैदिक सभ्यता से जो आगे का समय हमारा सारा माना जाता है, उसी को हम कहेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जो हमने ये इतिहास के 3 भाग पढ़े हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों भागों में से हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी, तो प्रागैतिहासिक काल की खोज दोस्तों आपके रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा था। तो प्रागैतिहासिक काल जो है दोस्तों आपका ये, इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। ये किसने बांटा है, ये आपके जिगैनस जॉनसन ने बांटा है। और वो दोस्तों 3 युग जो हैं, 3 भाग जो हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसमें जो है प्रागैतिहासिक काल को जिगैनस जॉनसन ने बांटा है। वो आपके फर्स्ट आता है पाषाण युग या पाषाण काल, दूसरा आता है आपका कांस्य युग, तीसरा आता है आपका लौह युग। तो इनमें से दोस्तों जो हमारा पाषाण काल या पाषाण युग है, अब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि यहाँ से हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। आगे दोस्तों इस पाषाण काल को भी दोस्तों हमने जो है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इसका जो पार्ट आता है हमारा पूरा पाषाण काल, जिसको हम पैलेयोलिथिक एज बोलते हैं। सेकंड आता है दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा दोस्तों नव पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी जो हमारा नव पाषाण काल है, ये बन जाता है यहाँ से। फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारे तीनों के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इसमें जो हमारा था दोस्तों पूरा पाषाण काल था, सेकंड मध्य पाषाण काल था, थर्ड हमारा नव पाषाण काल था। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों आपका, पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से लेकर या 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक है। अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है। अगर हम इनमें दोस्तों कि भाई इनमें क्या कुछ गुण पाए गए, इन तीनों कालों में क्या कुछ गुण पाए गए, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल में जो गुण पाया गया, उसमें क्या गुण पाया गया दोस्तों, कि जो पूरा पाषाण काल है इसमें मनुष्य सिर्फ शिकार करता था और खाद्य को संग्रह करता था, उत्पादक नहीं था। मतलब कि खाद्य जो खाने का सामान था दोस्तों, उसको ये इकट्ठा करता था, लेकिन उसका जो है दोस्तों प्रोडक्शन नहीं करता था।
नेक्स्ट जो है दोस्तों मध्यपाषाण काल में क्या हुआ आपका, मध्यपाषाण काल में मनुष्य शिकार तो करता था, लेकिन अब जो है दोस्तों वो खाने पीने के सामान को इकट्ठा करने के साथ 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 में वो पशुपालन की शुरुआत भी करने लग गया था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कि भाई कृषि की खोज कब हुई, तो कृषि की खोज आपकी जो है दोस्तों वो नवपाषाण काल में हुई। और क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आग का जो है व्यवहारिक रूप से प्रयोग कब किया गया, आग का प्रयोग किया गया आपका दोस्तों नवपाषाण काल में। फिर जो है दोस्तों इन तीनों कालों से संबंधित पत्थर आपके जो है क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारे क्वार्टजाइट पत्थर है दोस्तों वे किस काल में पाए गए, और माइक्रोलिथिक पत्थर किस काल में पाए गए, या स्लेट पत्थर किस काल में पाए गए। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनते हैं कि जो क्वार्टजाइट पत्थर या चर्ट या फ्लिंट है दोस्तों ये आपका पुरापाषाण काल का पत्थर है। माइक्रोलिथिक कार्नेलियन और ये जो हमारे इधर वाले ये पत्थर हैं हमारे पुरापाषाण काल के, ये भी हमारे प्लस होकर जो है दोस्तों मध्यपाषाण काल के पत्थर बन जाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपका जो नवपाषाण काल के जो पत्थर हैं दोस्तों वो आपके स्लेट यानी कि पॉलिश किए हुए पत्थर हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों औजार, कि भाई इन तीनों कालों में जो है दोस्तों कौन कौन से औजार मिले हैं। तो इन तीनों कालों में दोस्तों आपके जैसे कि पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल में आपके जो औजार मिले हैं चॉपर चॉपिंग औजार मिले हैं। मध्यपाषाण काल से संबंधित जो आपके औजार है वो आपके खुरचनी बेदनी औजार हैं। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ से आपके ब्लेड वाले औजार मिले हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा जो हमने अभी पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसको जो है दोस्तों हम डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो हमारा पाषाण काल का जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल जो भाग है दोस्तों यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो पाषाण काल का पहला जो काल आता है पुरापाषाण काल, यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमारा पहला ये बनता है कि मनुष्य जीवन के सबसे लंबे समय का जो युग है हमारा, कि भाई मनुष्य ने जो सबसे लंबा जो युग बिताया है, अपना सबसे लंबा टाइम जो बिताया वो कौन से काल में बिताया, तो वो आपका पुरापाषाण काल में बिताया है। और आपके अगर अवशेष स्थल की बात करें कि पुरापाषाण काल से संबंधित जो हमारे अवशेष स्थल हैं वह कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट यहाँ से आ जाता है आपका दोस्तों सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, बेलन नदी घाटी जो कि यूपी में है, नर्मदा नदी घाटी एवं भीमबेटका की गुफाओं से मिले चित्र जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हमारा मध्यपाषाण काल आ जाता है दोस्तों। तो मध्यपाषाण काल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य जो है दोस्तों वो आपके कहाँ मिले हैं, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो कि मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि मानव कंकाल का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल का पहला अवशेष जो कि मध्यपाषाण काल से संबंधित है ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यूपी के सराय नहर और महादा से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, मध्यपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो वो आपका बेलन नदी घाटी यूपी में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में और नेवासा महाराष्ट्र में जो है दोस्तों आपका प्रमुख स्थल हैं जो कि मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं आपको मध्यपाषाण काल से संबंधित, यहाँ से दोस्तों आपको मध्यपाषाण कालीन समाधियों में जो है दोस्तों मानव के साथ कुत्ते के अस्थिपिंजर मिली हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे प्राचीनतम मध्यपाषाण काल स्थल कौन सा माना जाता है, तो वो आपका सराय नहर यूपी माना जाता है। फिर आपका आ जाता है दोस्तों नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि हिरण की हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हिरण की हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य आपके चिरांद बिहार से मिले हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य जो मिले हैं आपको दोस्तों वो बुरुज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कृषि के प्रथम प्रमाण, कृषि में क्या आ जाता है हमारा गेहूं और कपास। तो इसके कृषि के जो हमें प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो आपके दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका गारो पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में पाई जाती हैं। तो गारो पहाड़ियों से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो आपके किस काल से संबंधित हैं, तो वो आपके नवपाषाण काल से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों चावल का प्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो चावल का प्रथम प्रमाण हमें मिला है दोस्तों कोरडी हवा यूपी से। यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है आपका और वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन बनता है। और इन दोनों क्वेश्चन में आप जो है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हो कि चावल के प्रथम प्रमाण से संबंधित जो है दोस्तों आंसर क्या दें हम। जो आपका ये पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा कि चावल के प्रथम प्रमाण जो कि कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके कोरडी हवा से मिलेंगे।
ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि नवपाषाण काल में चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके कोल्डी हवा यूपी से मिले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है दोस्तों चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके लोथल गुजरात और रंगपुर गुजरात से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका नवपाषाण काल में पूजा किसकी की जाती थी। तो नवपाषाण काल में जो पूजा की जाती थी आपकी, वो मातर देवी की जाती थी। और जो सबसे छोटा कालक्रम का युग है जहाँ पे मानव ने जो है सबसे कम जो है अपना समय बिताया, वो कौन सा युग है, वो आपका नवपाषाण काल है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि पशुओं का जो उपयोग व स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास जो हुआ है वो कौन से काल में हुआ है, तो वो आपके नवपाषाण काल में हुआ है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सबसे छोटा कालक्रम का युग मैंने बता दिया कि भाई ये जो हमारा सबसे छोटा कालक्रम का युग है ये हमारा नवपाषाण काल का टाइम ही है। इससे संबंधित जो हमारे स्थल है दोस्तों, नवपाषाण काल से संबंधित हमारे स्थल कौन कौन से हैं, वो हमारे भुज होम या गुफराल जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है, कोल्डी हवा चौपानी मंडो जो कि हमारा यूपी में है, चिरांद हमारा बिहार में है, मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में है और पेमपल्ली हमारा कर्नाटक में है। अभी मैंने ये बताया था आपको कि जो ब्रुज होम है, ब्रुज होम में हमें क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो ब्रुज होम में हमें कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और अभी मैंने ये बताया था कि जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा से हमें क्या कुछ मिला है, तो कोल्डी हवा से हमें चावल के प्रथम प्रमाण मिले हैं। और मैंने चिरांद से बताया था, चिरांद से हमें क्या मिला है, तो चिरांद से हमें हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। और मैंने मेहरगढ़ से बताया था, तो मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की आशंका किसने जताई थी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी कोई एक सभ्यता है। तो ये आपकी सबसे पहले आशंका जताई थी 1826 में चार्ल्स मैसन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल आपका हड़प्पा था जो कि 1921 में खोजा गया था। अगर हम बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये आपकी दयाराम साहनी ने की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों कि जो हड़प्पा है हमारा वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन जो है दोस्तों आपका पाकिस्तान के पंजाब में एक मोंटगोमरी जिला है, यहाँ पे जो है दोस्तों आपका ये हड़प्पा स्थित है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि जो ये हड़प्पा वासी यानी कि जो हड़प्पा में लोग रहते थे वो पूजा किसकी करते थे, तो वो दोस्तों आपकी पूजा करते थे उर्वरता देवी या फर्टिलिटी मदर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी या जॉइंट कैपिटल किसने कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी जो कहा है वो आपके स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सबसे पहले कांस्य धातु के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले कांस्य धातु के साक्ष्य ब्रॉन्ज मेटल के साक्ष्य जो आपको मिले हैं वो आपको हड़प्पा से मिले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले यूज़ होने वाली धातु कौन सी है, तो वो आपकी तांबा जो कि अहाड़ नगरी राजस्थान से हमें मिली है। तो यहाँ से जो है दोस्तों हमें तांबा की साक्ष्य मिले हैं जो आपकी सबसे पहले यूज़ होने वाली धातु है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपके हड़प्पा से मिलने वाले जो साक्ष्य हैं हमारे वो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हमें हड़प्पा से। फर्स्ट हमें मिला है कब्रिस्तान, अन्नागार, श्रमिक आवास, 18 वितरकार चबूतरे जो आपको मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के बाद खोजा गया दूसरा स्थल हमारा कौन सा है दोस्तों, हड़प्पा के बाद खोजा गया हमारा दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो है। और अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे की गई थी। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो की जो लोकेशन है वो क्या है, तो वो दोस्तों आपके पाकिस्तान का जो लड़काना ज़िला है यहाँ पे जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर जो है दोस्तों आपका वो मोहनजोदड़ो है। अगर हम बात करें कि भारत के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो आपका राखीगढ़ी हिसार जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता स्थल वाला राज्य आपका गुजरात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मोहनजोदड़ो से मिले जो साक्ष्य हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो वो दोस्तों आपका विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पशुपतिनाथ की मोहरें, कांस्य की नृत्य की, एक श्रृंगी पशु की मोहरें यानी कि एक सींग वाले पशु की मोहरें यहाँ से मिली हैं, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है और पक्की सड़कें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार से जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और कांस्य की नर्तकी से भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, जो हमें यहाँ से पशुपति मोहर मिली है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, वहाँ पे जो है दोस्तों चित्र अंकित किए हुए हैं मिले हमें। तो वो किस किस चीज़ के जो है चित्र अंकित किए हुए हैं पशुपतिनाथ की मोहर पर? तो वहाँ पे जो चित्र अंकित किए हुए हैं दोस्तों वो 5 प्रजातियों के 6 जानवरों के चित्र हैं। तो वो जानवर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो जानवर चित्ता, हाथी, गैंडा, भैंस और 2 हिरण वहाँ पे जो है दोस्तों चित्र बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्थल है आपका, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल है वो कौन सा है? तो वो आपका मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो के अगर हम उपनाम की बात करें कि मोहनजोदड़ो के अन्य नाम कौन कौन से हैं आपके, तो वो आपका मृतकों या प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप का टीला, तो ये सारा आपका जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो के उपनाम हैं। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आपकी पूजा करते थे वो आपके पशुपतिनाथ या मातृ देवी की पूजा करते थे। और ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि जो हमारे हड़प्पा वासी हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो वो आपके उर्वरता देवी या फर्टिलिटी मदर की पूजा करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टाइम आ जाता है दोस्तों वो आपका आ जाता है वैदिक काल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपको पूछ लिया जाता है। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो आपका 1500 से लेकर 600 BC तक आता है हमारा। वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका जो आता है वो 1500 से लेकर 600 BC तक आता है। आगे हमने जो है दोस्तों वैदिक काल का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक काल का जो पहला भाग है दोस्तों आपका, वो आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 BC है। और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों आपका 1000 से लेकर 600 BC है। इन दोनों के टाइम पीरियड भी जो है दोस्तों आपको पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से लेकर 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1000 से लेकर 600 BC। BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, अगर हम हिंदी में बात करें तो ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वैदिक काल से संबंधित दोस्तों, कि यहाँ से क्वेश्चन ये बने कि वैदिक सभ्यता के निर्माता किससे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता माना जाता है वो आर्य को माना जाता है। और ये शब्द किसने दिया था? जो आर्य शब्द है ये शब्द किसने दिया था दोस्तों आपका? ये शब्द दिया था मैक्स मूलर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आर्यों के निवास स्थान जहाँ से वे आए थे उनके संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के जो है दोस्तों मत हैं कि आर्य जो है विभिन्न स्थानों से आए थे। तो दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार जो है जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो आए थे वो आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। और अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए थे। और तिब्बत आपको पता ही है वो कहाँ पे पड़ता है, आपका चाइना में पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो है दोस्तों आपके जो आर्य आए थे वो आपके आल्प पर्वत क्षेत्र जो कि यूरेशिया का पार्ट है यहाँ से आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत, मतलब कि जो हमारा ये वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है या किस किस स्रोत से हमें जो है दोस्तों वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी जो है दोस्तों हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है, एक हमारा साहित्यिक स्रोत, एक हमारा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको दोस्तों ग्रंथ वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, इनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। और अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में आपके दोस्तों अभिलेख आ जाते हैं कि हमें पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख से जो है दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला है। तो फिर देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जहाँ से हमें वैदिक सभ्यता का पता चलता है। तो यहाँ से हमारा जो पहला अभिलेख आ जाता है बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है हमारा जहाँ से हमें जो है दोस्तों वैदिक सभ्यता का पता चलता है। तो इसमें क्या कुछ डिटेल मिलती है हमें दोस्तों वैदिक सभ्यता की? 1400 BC के इस अभिलेख से हमें वैदिक सभ्यता से संबंधित जो हमारे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जो हमारे देवता हैं उनका उल्लेख मिलता है। बोगाजकोई अभिलेख में 1400 BC के इस अभिलेख से हमें जो है दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है जो कि हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा गौरिक मृदभांड साक्ष्य। तो गौरिक मृदभांड साक्ष्य मतलब कि मृदभांड मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो गौरिक मृदभांड जो साक्ष्य हैं ये हमारे कौन से काल से संबंधित है? तो ये हमारे वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं। वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल से संबंधित है हमारा गौरिक मृदभांड साक्ष्य। अगर हम चित्रित धूसर मृदभांड साक्ष्य की बात करें तो ये हमारा वैदिक
काल के उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। जो हमने 2 काल किए थे ना, वैदिक काल के दो टाइम पीरियड किए थे। एक हमारा वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था, एक हमारा वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल था। तो जो हमारा वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो हमारे साक्ष्य है वो गौरिक मृदबान साक्ष्य हैं, और उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो हमारे साक्ष्य हैं वो चित्रित दूसर मृदबान साक्ष्य हैं। फिर अगर हम बात करें, अभी हमने किया था पुरातात्विक स्रोत, अगर हम अब बात करें कि साहित्यिक स्रोत वो कौन कौन से हैं जहाँ से हमें जो है दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट हमारा जो साहित्यिक स्रोत आता है दोस्तों वो हमारा वेद आता है। तो वेदों में हमारे 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी से जो है हमारे दोस्तों वैदिक सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो साहित्यिक स्रोत आता है हमारा दोस्तों जहाँ से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है वो हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आरण्यक, जहाँ से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में प्राप्त होती है जानकारी। और फिर आता है हमारा उपनिषद, यहाँ से भी हमें जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट जो साहित्यिक स्रोत है वो हमारा है वेद। तो वेदों में हमारे 4 वेद होते हैं दोस्तों, एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। अगर मैं इन सभी साहित्यिक स्रोतों में से अकेले ऋग्वेद की बात करूं तो ये आपका जो ऋग्वेद है दोस्तों ये आपका वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। अगर मैं आपके सभी साहित्यिक स्रोतों में से सिर्फ ऋग्वेद की बात करूं तो ये ऋग्वेद आपका दोस्तों पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और इस ऋग्वेद को छोड़कर और सारे जो भी आपके साहित्यिक स्रोत हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी आपके जो हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों आपको कि जो हमारा सिर्फ ऋग्वेद है ये आपका जो है दोस्तों ये आपका सिर्फ पूर्व वैदिक काल से संबंधित है, और इस ऋग्वेद को छोड़कर और सारे जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं ये आपके उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। अब हम इन सभी साहित्यिक स्रोतों को जो है दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट जो साहित्यिक स्रोत है जहाँ से हमें वैदिक काल के बारे में पता चलता है तो वो हमारे वेद हैं। तो वेदों से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन से माने जाते हैं, तो सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ हैं आपके वो माने जाते हैं आपके वेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वेदों में जो हमारा जो पहला वेद है वो हमारा ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों आपका ये सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद का मतलब क्या होता है, सबसे पुराना वेद जो हमारा है वो ऋग्वेद है। और आर्यों के बारे में जो जानकारी का स्रोत है हमारा वो कौन सा दोस्तों, वो आपका ऋग्वेद ही है, जहाँ से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वेदों के अगर हम संकलनकर्ता की बात करें तो वेदों के संकलनकर्ता हमारे वेद व्यास को माना जाता है। और चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो चारों वेदों को आपका संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में जो है दोस्तों 10 मंडल पाए जाते हैं। अगर हम सूक्त या मंत्र की बात करें तो वो आपके 1028 पाए जाते हैं। अगर हम ऋचाओं की बात करें तो वो आपके 10,462 पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले को या ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को आपके होत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सबसे नया मंडल, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे 10 मंडल हैं ऋग्वेद में इनमें सबसे नया मंडल कौन सा है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो इसका आंसर जो है आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जो हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं इनमें सबसे नया मंडल कौन सा है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन कि जो हमारा तृतीय मंडल है, ये हमारे 10 मंडल थे ना भी ऋग्वेद में, तो इन 10 मंडलों में से जो हमारा तीसरा मंडल है इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो इसमें जो है दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता या सावित्री देवी को समर्पित है उसका जो है दोस्तों उल्लेख है। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जो हमारा ऋग्वेद है ऋग्वेद के किस मंडल में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है दोस्तों आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां मंडल। तो 7वें मंडल से हमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, जो हमारे ऋग्वेद में 7वां मंडल है दोस्तों, यहाँ से हमें पुरुषणी नदी जिसे कि हम आज के समय में रावी नदी कहते हैं उसके तट पर दशराग युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन हमें 7वें मंडल से मिलता है। आपको पता ही होगा कि जो दशराग युद्ध हुआ था वो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में हुआ था जिसमें जो है राजा सुदास जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 8वें मंडल में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो 8वें मंडल में जो है दोस्तों आपका हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल किस मंडल में कहा गया, 8वें मंडल में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है दोस्तों आपका वो सोम देवता को समर्पित है। फिर नेक्स्ट है 10वां मंडल। तो 10वां मंडल जो है दोस्तों आपका इसमें जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचारधाराओं का वर्णन मिलता है। किस मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में जो है दोस्तों आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचारधाराओं का वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों कि ऋग्वेद में अगन्य शब्द का जो यूज़ है वो किसके लिए किया गया है,
तो अघन्य शब्द का जो यूज़ है दोस्तों आपका वो आपका गाय के लिए किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आपका आयुर्वेद है। और चरक जो संबंधित थे वो आपके आयुर्वेद से संबंधित थे। तो चरक कौन थे दोस्तों? पहली बात तो यही है कि चरक कौन थे। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कनिष्क का नाम। तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। तो जो कनिष्क थे दोस्तों जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे, तो उनके दरबार में जो राजवेद रहते थे उनका नाम था चरक। तो जो चरक थे दोस्तों उनका संबंध किस वेद के उपवेद से था? तो जो चरक संबंधित है दोस्तों जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उनका संबंध कौन से वेद के उपवेद से संबंधित था? तो उनका संबंध जो है दोस्तों वो ऋग्वेद के उपवेद जिसका नाम आयुर्वेद है उससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार आपका सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन है आपका कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है तो आपका सिंधु नदी आंसर आएगा। अगर आपको पवित्र नदी पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो आपका आंसर जाएगा सरस्वती। इस काल में जनता विश्वास करती थी, इस काल में जो है जनता किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में जो है दोस्तों आपकी जनता विश्वास करती थी। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा यजुर्वेद आ जाता है। तो यजुर्वेद में देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है दोस्तों कि यज्ञ बलि व अन्य कर्मकांडों के दौरान जो हमारा मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तो इनसे संबंधित जो हमारे वेद हैं वो आपके यजुर्वेद हैं। यानी कि जो मंत्रों के उच्चारण से संबंधित हमारे वेद हैं वो कौन से माने जाते हैं? वो आपके यजुर्वेद माने जाते हैं। गद्य और पद दोनों में मिलने वाला हमारा वेद कौन सा है? तो वो भी आपका यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के अगर हम पाठकर्ता की बात करें कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को आपका अथर्ववेद कहते हैं। ऊपर हमने किया था कि भाई जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट है उपवेद का नाम। जो हमारे यजुर्वेद के उपवेद का नाम है ये आपका धनुर्वेद है। और ऊपर हमने पढ़ा था ऋग्वेद के उपवेद का नाम वो आपका था आयुर्वेद। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों सामवेद। सामवेद से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सामवेद जो है दोस्तों ये आपका संगीत स्वरों से संबंधित वेद है। और इसमें जो है दोस्तों जो ये सामवेद है दोस्तों ये किस वेद पर आधारित है? ये आपका ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई कौन सा वेद जो है दोस्तों वो ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपका सामवेद जो है दोस्तों वो ऋग्वेद पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि भाई किन दो वेदों में हमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? ऐतिहासिक घटना का वर्णन किन दो वेदों में नहीं मिलता? हमें यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सामवेद के उपवेद का नाम। तो सामवेद के उपवेद का नाम आपका गंधर्व वेद है। और हमने ऊपर किया था कि जो हमारा ऋग्वेद है ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद था और यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद था। और यहाँ पे हमारा सामवेद आता है तो सामवेद के उपवेद का नाम हमारा गंधर्व वेद आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। अथर्ववेद के जनक किसे माना जाता है? तो अथर्ववेद के जनक जो माना जाता है आपका वो अथर्वा ऋषि और अंगिरस को माना जाता है। फिर नेक्स्ट जादू टोना से संबंधित जो हमारा वेद है तो जादू टोना से संबंधित हमारा वेद अथर्ववेद माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्रह्म वेद और सर्वाधिक लोकप्रिय वेद हम किसे कहते हैं? तो ब्रह्म वेद और सर्वाधिक लोकप्रिय वेद जो है दोस्तों आपका वो अथर्ववेद ही माना जाता है। और कन्याओं के जन्म की निंदा करने वाला वेद भी आपका जो है अथर्ववेद माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो दोस्तों आपका अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कि अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। और ऊपर हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऋग्वेद है ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को आपका होत्री कहा जाता था। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को आपका क्या कहा जाता था? अथर्वयु कहा जाता था। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों अथर्ववेद के उपवेद का नाम। तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम आपका है शिल्पवेद। और ऊपर हमने बात की थी ऋग्वेद के उपवेद की। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आपका था आयुर्वेद। और हमने बात की थी यजुर्वेद के उपवेद की। तो यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद था। और हमने बात की थी सामवेद के उपवेद की। तो सामवेद के उपवेद का नाम जो था वो आपके गंधर्ववेद था। और अब हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम आपका शिल्पवेद आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, ये आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? किस वेद में लिखा हुआ है? तो ये आपका अथर्ववेद में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारे युद्ध के विचार आते हैं दोस्तों, युद्ध करने के जो विचार आते हैं वे व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। ये आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये आपका अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ठीक।
तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का हम जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम दोस्तों जो हमारे अन्य जो हमारे साहित्यिक स्रोत बचे हैं जो कि हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अभी बचा है ब्राह्मण ग्रंथ बचा है, आरण्यक बचे हैं और हमारे पुराण बचे हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, जहां से आप जो है दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों